सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में 9वां नंबर का चैप्टर निर्भय बनो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह एक उपन्यास का अंश है और उसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। यह निर्भय बनो, इस उपन्यास अंश के अंदर प्रियदा, रोजी, कालू, मनमोहन, सूर्यनारायण आदि पात्र हैं। और इस उपन्यास अंश में जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है, उन्होंने जो मानवीय मूल्य है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि विद्यार्थी जीवन से ही जो विद्यार्थी है वो मानवीय और सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह से समझे और उसके तरफ अपना झुकाव रखे। इस बात को उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और इस निर्भय बनो उपन्यास अंश के अंदर हमें जो निर्भयता के गुण हैं, वह निर्भयता के गुण भी विकास करने के प्रति यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में परिचय लेते हैं कि प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव में विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और इसी वजह से उन्हें कारावास यानी जेल भी जाना पड़ा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य भी किया है। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे बहुत ही विख्यात हो गए। यानी उन्होंने एक उपन्यास दिया था जिसका नाम था मेला आंचल, और उसके प्रकाशन के साथ ही वह बहुत ही मशहूर हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। यह हुआ रेणु जी का परिचय। अब विद्यार्थी मित्रों, निर्भय बनो इस उपन्यास अंश को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। प्रियदा, प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। ये प्रियदा है। प्रियव्रत यानी मैट्रिक में पढ़ता है। जो स्कूल के लड़के हैं और जो मास्टर हैं सभी उससे अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, यानी प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। प्रियदा है, वहाँ हर रविवार सुबह में एक सन्यासी व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति की तरह जो मुठिया है यानी अनाज, हर घर जाकर अनाज की जो मुठिया है वो वसूलने का काम करते हैं। कहाँ, कब? रविवार के दिन सुबह में। कभी वो अकेला जाता है तो कभी उनके साथ अपने साथियों को भी वहाँ ले जाते हैं। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाए। यानी वहाँ कोई भी, यानी स्कूल का छात्र हो या शिक्षक हो, कोई भी बीमार अगर पड़ता है तो प्रियदा अपनी टोली यानी अपने जो साथी है उनके साथ में उनके घर पर हाजिर हो जाते थे। जब तक रोगी चंगा भला न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता। जो प्रियदा है और उनका दल है, यानी उस दल के जो सदस्य है सभी, यानी छात्र हो या शिक्षक, कोई भी बीमार अगर पड़ता है तो उसकी सेवा में वह हाजिर हो जाते हैं और जब तक वह ठीक नहीं होते हैं तब तक वह उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। रोबी और कालू प्रियदा के दल में हैं। अब नए पात्र यहाँ पर रोबी और कालू, जो प्रियदा है उनके दल में वह शामिल है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियदा के दल में शामिल कर लिया है। और तीसरा पात्र यहाँ पर आता है मनमोहन, जो भी उनके दल में शामिल है। हर शनिवार को परमान के उस पार
बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा हो जाते थे। यानी जो शनिवार है, शनिवार के दिन जो बालूचर यानी नदी तट की जो रेती वाली जगह है जिसे बालूचर कहा जाता है, वहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद में सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते थे और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद खेल कूद के साथ में जो खबरें हैं वह सारी खबरें उन सभी सदस्यों को जो प्रियोदा है वहाँ सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। यानी शनिवार के दिन ही सब आयोजन वहाँ कर लेते थे कि भाई रविवार के दिन किससे कहाँ पर जाना है, कौन मुठिया वसूलने जाएगा यानी अनाज वसूलने जाएगा एक एक मुट्ठी हर घर पर, और कौन सा सदस्य जो बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा में जुटा रहेगा। यह सारी बातें शनिवार के दिन ही तय हो जाती है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, जो मनमोहन जो 10 में शामिल हुए हैं उसका परिचय देते हुए कालू कहता है, प्रियोदा यह मोना यानी मनमोहन है, खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। जो प्रियोदा है उसे बताया जाता है कि यह मनमोहन है इसका नाम, और यह अपने दल में शामिल होना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा लड़का है, तेज लड़का है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। यानी अब प्रियोदा जो मनमोहन है उसका इम्तिहान ले रहे हैं और उससे सवाल पूछा गया कि भाई आप मुझे इस ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए कि जिससे भारतवर्ष में एक सभी लोग उसे भगवान के रूप में जानते हो। तो तुरंत ही जवाब मिलता है मनमोहन की ओर से कि महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला कि वकील। अब पढ़ने के बाद आप क्या बनना चाहते हो, तो पहले चुप रहता, लेकिन बाद में उससे जवाब मिलता है कि वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। जैसे उन्होंने जवाब दिया कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो उस दल के सभी सदस्य उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जो प्रियोदा है बहुत ही गंभीर होते हैं और पूछते हैं कि भाई अगर आप दल में शामिल हो जाओगे तो बीमार व्यक्ति की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो ये भी सीख लेंगे हम। लेकिन उसे पूछा जाता है अगर हैजा की बीमारी से अगर पीड़ित हो तो क्या करोगे आप। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगता है। गाना जानते हो, सवाल पूछा जाता है। जी हाँ, हम गाना भी जानते हैं। और तैरना, तो तैरने के बारे में पूछा जाता है तब क्या कहता है, जी नहीं, तैरना तो नहीं, हाँ गाना जानते हैं लेकिन तैरना हम जानते हैं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, जो सूर्यनारायण है उसको। और बात करते हुए प्रियोदा ने कहा कि यह जो मनमोहन है यह तैरना नहीं जानता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। लेकिन जो सूर्यनारायण है वो कहता है कि भाई तैरना नहीं जानता तो उसे एक दिन उठाकर पानी के अंदर फेंक देंगे, अपने आप वह तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका बहुत ही मजबूत है। जो सूर्यनारायण है वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है लेकिन उसका जो शरीर है बहुत ही मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसका शरीर मजबूत होने, सूर्यनारायण जो है उसका शरीर मजबूत होने के कारण वह 100 उठक बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसे, यानी जो उसके जो साथी है सूर्यनारायण को सूरज पहलवान के नाम से पुकारते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। जो सूर्यनारायण है दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखाता है, वह उसका काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। अब मनमोहन से पूछा गया था कि भाई आप गीत गाना जानते हो, तो उसने बताया था हाँ, इसके लिए वह गीत सुनने की इच्छा रखते हैं दल के सभी सदस्य। मनमोहन पहले लजाया, पहले उसे शर्म आती है, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खका कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया, लेकिन उसे गीत गाने के लिए कहा जाता है तब वह शर्माता है, लेकिन जब प्रियोदा उसे कहते हैं
तब वह खखा कर गाने की कोशिश करता है और वह गीत गाता है। कौन गीत गाए वह शुरू करता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, यह गीत वह गाता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। जब मनमोहन गीत गाता है तो प्रियदा उसकी तारीफ करते हुए कहते कि भाई आप बहुत ही अच्छा गा लेते हो, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। तब कालू को कहा गया कि जो प्रभात फेरी में जो गीत गाए जाते हैं दोनों, वह गीत आप इसे सिखा देना कि उसके बाद में वह प्रभात फेरी के गीत भी गा सके। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, यानी अब शाम हो रही थी। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, यानी अब सूरज ढल रहा है। जो परमान यानी जो नदी है वहाँ पर जो सूरज की जो किरणें हैं वह झिलमिलाती है। पखेरु यानी पक्षी यानी पांख वाला पक्षी दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। अभी शाम हो रही है, जो पंछी है वह अपने घर की ओर लौट रहे हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी सभी जो सदस्य है वह एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, यानी एक जो व्यक्ति वह गीत गा रहा है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाया गाना शुरू किया। जो सूरज है वह भी गीत गाता है और क्या बोलता है, एक ताजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीबेद काल लोटा ले लग छीन, यानी सूरज भी उनके सुर में सुर मिलाता है। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी टड ठाए, यानी इस तरह से वहाँ पर गीत गाया जाता है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। अब जो बालूचर यानी नदी तट की जो रेती की जगह है, रेत वाली जगह, वहाँ पर किसी की फायर करने की आवाज़ सुनाई देती है। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, यानी फायरिंग किया, किसी ने गोली चलाई और एक जो पंछी है वह छटपटाकर नीचे बालूचर पर गिर जाता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, यानी उसके साथ का जो जोड़ा था वह जो पखेरु गिरकर नीचे पड़ा है, गिरा है, उसके पास में बैठकर बहुत ही रोता है। मठ मेले अंधकार में एक अर्दली मुनि आदमी दौड़ा हुआ आया और मेरी मरी हुई चिड़िया के डेन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, यानी जैसे एक पंखी नीचे गिरता है, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, उसे उठाता है और कहता है कि मिल गया हुजूर। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है, यानी जो व्यक्ति आया है वह जो डिप्टी साहब है उसका वह इंसान है, वह आदमी है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, यानी जो प्रियदा है उसने बोला कि रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी इब्राहिम ने जो गाली दी थी इसकी वजह से बोला कि आप रुको, अपना मुंह बंद करो, यानी उसे जो इब्राहिम है उसने गाली दी थी उसका उसे एहसास हो जाता है। दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकलाएगा, यानी प्रियोदा के जो दल है उस दल का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपशब्द यानी गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। इब्राहिम ने अपने मुंह से अपशब्द निकला, इसकी वजह से वह झुक जाता है और प्रियोदा और उनके सभी सदस्यों से वह माफ़ी मांगता है। बात यह है कि सालेन सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम तुम्हारी यहाँ 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारा साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी यहाँ पर इब्राहिम को प्रियोदा अपनी गलतियों का एहसास कराते हुए कहते हैं कि भाई यह आपकी 8वीं गलती है, अगर आपने 10वीं गलती कर दी तो आपको दल से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? यानी इब्राहिम कहते हैं कि भाई यह सरकारी अफसर है, इन्हें गाली तो देना ही चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्रियोदा बोलते हैं कि भाई गाली देने से आपका ही मुंह खराब होगा, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई वह लोग गाली देते तो चलेगा,
भाई वहीं क्या सभी लोग गाली देते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। यानी वहाँ पर बताया जाता है कि भाई इब्राहिम, अगर आपको दल में बना रहना है, दल का सदस्य के रूप में काम करना है, तो आपको अपने जो दल के रूल्स है, नियम है, वह उसके प्रति आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। यानी रूल्स के मुताबिक, नियमों के मुताबिक आपको चलना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। को पता है ना, ये हमारे नियम, दल का नियम है कि आपस में बात करते हुए भी हम एक दूसरे के साथ में अब शब्द नहीं बोलेंगे, बस अपना मुंह बंद करो और बात पूरी करो। सो आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। जो मनमोहन है उसे प्रियदा कहते कि रास्ते से अकेले जाओगे तो आप डरोगे, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है। जो प्रियदा कहते मोना यानी मनमोहन डरता है, मैं उससे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। यानी कालू को बताया गया कि तू अब अपने घर जाओ, मैं जो मोना है उससे यानी मनमोहन को उसके घर पहुँचा दूंगा। रास्ते में प्रियदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। यानी प्रियदा रास्ते में तो चुप रहे, लेकिन एक सुनसान जगह पर आकर रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान है। वहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही सुनसान जगह है, दोनों ओर खंडहर और मैदान है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह। जो प्रियदा है जहाँ पर रुके हैं, खंडहर जैसा मकान है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम जानते हो मनमोहन, ये क्या है? यहाँ पर जो मुर्दे होते थे उनकी चीरफाड़ होती थी, यानी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस था। इसीलिए लोगों को डर है कि आप आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। यानी यहाँ पर जो प्रियदा है और मनमोहन को बताते हुए कहते हैं कि ये पोस्टमार्टम हाउस है, इसके लिए सब लोग यहाँ से डरते हैं, यहाँ पर आने से भी डरते हैं, और जो पेड़ है उसके ऊपर भूत पिशाच बैठे हुए किलबिल करते हैं, ऐसा वह कहते हैं। मैदान प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। यानी यहाँ पर बताया जाता है कि जो भूत प्रेतनियाँ हैं वो मैदान में नाचने लग जाती है। यानी किस तरह संताली यानी जो आदिवासी समाज की एक जाति है, उनकी तरह वह झुंड बनाकर भूत प्रेतनियाँ यहाँ पर नाचती है। क्यों डर लगता है। यानी प्रियदा मनमोहन को कहते भाई इस बात से आपको डर लगने लगा है, अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियदा ने उससे पूछा, क्या आप अकेला यहाँ आ सकते हो? तो उसने जवाब दिया, जी नहीं, मैं अकेला नहीं आ सकता। प्रियदा हंसे बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। यानी प्रियदा हंसते हुए बोलते कि भाई मनमोहन, आप डरिए मत, भूत और प्रेतनियाँ कभी भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते कि जो वह 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। इन प्रियदा मनमोहन को बता कि तुम्हारी उम्र का मैं था तब मैं भी बहुत डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद बुद्ध होता है, उसको बुद्ध क्या कर सकता है। यानी कहते थे कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जो 10 काम करता है उससे तो भूत डरते हैं, क्योंकि वह खुद भूत होता है। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम ना। यानी प्रियदा उससे कहते कि आप जो गाना गाते थे ना राम रहीम वाला, वो गाना फिर से शुरू करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना, GEE। यानी यहाँ पर मनमोहन जो राम रहीम वाला गाना है वह गाना गाने लगता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस उपन्यास अंश निर्भय बनों के अंदर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो सामाजिक मूल्य है उसके प्रति हमें जानकारी दी है, और सामाजिक मूल्य हम में बने रहे उस बारे में यहाँ पर बताई है कि किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो
निर्भयता है उसके बारे में भी हमें यहाँ बताने की कोशिश की है। बस यही बात इस उपन्यास अंश में बताई गई है। धन्यवाद।